चलो कॉपी करना शुरू करो। ये पेज के लिए इट वुड बी ओनली 3 मिनट्स का टाइम जो रहेगा उस स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर पानी पीना है, बाथरूम जाना है या कॉपी करना है। हो गया 516.5 नहीं हुआ तो उसकी कंसिडरेशन को बराबर लाता ना ऊपर। कौन था वो? तेजास। क्वेश्चन 5 तेजास।
किया? यस, ये कॉपी करो। चलो ये वाला पार्ट हो गया ना? ये कॉपी करो। डायग्राम कॉपी हुआ?
ये इतना, ऑल ऑफ यू, ओके। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। सीएफएस पर्सपेक्टिव बैलेंस शीट बनाना है, बट पहले अकाउंटिंग एंट्री देख लेते हैं। क्या ना, इसे लॉजिकली तो ये होना चाहिए, ये सारे एसेट डेबिट होने चाहिए, बराबर। इसी के साथ साथ डीटीए भी डेबिट होना चाहिए, बराबर। ये सारे एसेट डेबिट होने चाहिए, डीटीए भी डेबिट होना चाहिए, उसके बाद ये सब कुछ क्रेडिट होना चाहिए। यस, या तुम ऐसा लिखो, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट अकाउंट डेबिट एज द केस में भी। उसके बाद टू, अब अपने शेयर्स दे रहे हो, जिसका फेस वैल्यू 14 लाख, 1.4 into 10 to securities premium balancing figure, to additional consideration payable, or you can call this as deferred consideration payable, 28.93, to SBP reserve 2.5, 5.5 तो भी आएगा नहीं, to NCI 154.95, to gain on bargain purchase slash capital reserve 274.12. अभी करो, this is the accounting entry from CFS point of view. टेक्स्ट बुक ने मांगा क्या आपसे? बैलेंस शीट। अब देखो, एकदम इजी है, प्रोफेशनल का डेटा तुम्हारे पास है, उसमें जो डायनामिक से खरीदा मर्ज कर दो तो तुम्हारा नया बैलेंस शीट बन जाएगा। सही कर रहा हूं। जैसे जैसे पीपी में मैं बोलेगा 300 में 350 ऐड कर दो, तो 350 की उसने फेयर वैल्यू पे लिया है, ये तुम्हारा नया पीपी हो जाएगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे। यस, इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली अंडर इन्वेस्टमेंट एसेट्स में 400 में 230 ऐड कर दो। सर इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट भी तो है, कितने का है? कितने का है? और ये अपने पास 75 का लायबिलिटी, तो इसके सामने नेट हो जाएगा, कैसे करके बताने की जरूरत नहीं है, बराबर है। गुडविल आया क्या? गुडविल, गुडविल मैंने तो गुडविल करके बता देते, ये तुम्हारा एसेट साइड हो गया। हेलो, लायबिलिटी में शेयर कैपिटल कितना दिखता है? 500 दिखता है, उसमें 14 ऐड कर दो। रिजर्व एंड सरप्लस 810 दिखता है, उसमें पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 42 ऐड कर दो, ये तुम्हारा गेन ऑन बार्गेन परचेज है ना। हाँ, फिर शेयर बेस रिजर्व कितना है? 2.5, और कोई रिजर्व है? और कोई रिजर्व है? बराबर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में।
फिर रिजर्व सरप्लस के नीचे एनसीआई बता दो। एनसीआई में क्या बताओगे? 1/4 जो भी जो तुम्हारा आता है वो बता दो। बराबर है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में, फिनेंशियल लायबिलिटीज में, बोरोइंग में, ये दोनों ऐड करके बता दो। बराबर है। प्रोविजन में, अच्छा वो जो क्लेम वाला था, क्लेम, उसको लॉन्ग टर्म रखोगे शॉर्ट टर्म रखोगे? शॉर्ट टर्म में रखेंगे। हेलो, लॉन्ग टर्म रखोगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म रखोगे तो अलग से बताना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये दोनों ऐड करके बता देना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ये दो ऐड करोगे, माइनस 46.5 डीटीए करोगे। बराबर है। इसके अलावा तुमने एक डेफर्ड कंसिडरेशन क्रिएट किया है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, अदर लायबिलिटीज के अंदर डेफर्ड कंसिडरेशन बता देना। करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ये दो ऐड कर दो। ट्रेड पेबल में ये दो ऐड कर दो। और फिर प्रोविजंस के अंदर क्लेम फॉर क्या है? सूट। कितना है वो? 5, वो बता दो। इतना करोगे, बैलेंस शीट हैज टू टैली। कोई टेंशन? तुम करो, मैं करूंगा। मैं करूँ? चलो तुम भी क्या याद रखो। चलो बैलेंस शीट। खुशी का तो कृष्णा का कोई ठिकाना नहीं है। चलो अभी गेम करता हूँ, एसेट साइड में ही बताता हूँ, लायबिलिटी और इक्विटी तुम करके ले। हाँ अभी मजे से करो। इजी वाला ही, एसेट में ज्यादा कुछ है ही नहीं। इक्विटी एंड लायबिलिटी कुछ ऐसा दिखेगा। इक्विटी नोट 1, अदर इक्विटी नोट 2। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेफर्ड कंसिडरेशन दिखेगा। प्रोविजंस वही लॉन्ग टर्म में दिखेगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट 3 हो सकता है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में बता दिया, तुम नोट 3 बनाना। बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटीज के अंदर, एंड देन प्रोविजन व्हिच इज क्लेम फॉर लॉसूट। लो, जो डिस्कस किया तो वैसे ही किया है। और नोट्स, ये शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट लिखा है मैंने। ऑफ द अबव 1.4 lakh equity shares are issued for consideration other than cash. बराबर। एंड देन अदर इक्विटी में 4 टाइप के रिजर्व। क्या अदर इक्विटी का बना नहीं था नोट्स? नोट्स बनाया नहीं था तो फिर इक्विटी का शेयर कैपिटल कब लिख के हो गया ये सब? इधर से लिखो। तीसरा बना सकते हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, वो मैंने ऊपर ब्रैकेट में बताया, उसको नोट्स में बता सकते।
कर दिया। अदर इक्विटी लिख के हो गया कि करने का बाकी है? कर दिया। यस, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन 19। हाय, क्वेश्चन 19 पे। At the beginning of current financial year, AB holds 70% of equity interest in BC. For a total consideration of 56 crores and loses control of BC. तो बोलेगा सर इधर क्या है? इधर लॉस ऑफ कंट्रोल है। सर लॉस ऑफ कंट्रोल में क्या करते हैं? तू ही बता क्या करते हैं? सब्सिडरी के सारे कंट्रोल आता है तो नेट एसेट को डेबिट करते हैं, सब्सिडरी जाता है तो क्रेडिट करते हैं। कंट्रोल आता है तो कंसिडरेशन को क्रेडिट करते हैं, इधर कंसिडरेशन मिलता है उसको डेबिट करते हैं। कंट्रोल आता है तब एनसीआई को क्रेडिट करते हैं, जाता है तो एनसीआई को डेबिट करते हैं। और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, आइदर गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल। पानी पी। हाँ, at the date of disposal, fair value of 20% interest retained by AB is 16 crores and net asset of BC are 60 crores. जो इंटरेस्ट अभी तक रखा है वो 16 करोड़ का है और नेट एसेट बीसी के 60 करोड़ है। The net asset include following: debt investment classified as fair value through OCI of 12 crores and related reserve of 6 crores. So कुछ debt investment थे किसके? बीसी के। बीसी के जिस कंपनी को बेच रहे हो उसके कुछ इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट, उसको मेजर करते हो और उसके सामने फेयर वैल्यू, तो उसका रिजर्व कितना है? 6 करोड़। नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटीज ऑफ 6 crores.
that resulted in reserve relating to net measurement losses of, there is some liability of 6 crore, उसके सामने there is a net measurement loss वाला reserve of 3 crores. Equity instruments not considered for held for trading 10 crores, which irrevocable option of recognizing the changes in fair value in OCL and a fair value reserve of 4 crores. Net asset of foreign operation 20 crores and foreign currency translation reserve of 8 crores. In CFS, 90% of above reserve were included in equity reserve balance, whereas 10% were attributable to NCI and were part of carrying value of NCI. What would be the accounting treatment for loss of control in CFS? जो control loss हुआ उसका accounting treatment पूछा. Consideration कितना मिला? ये consideration में. NCI का value कितना है? दिया? ये तो 20% इन्वेस्टमेंट रिटेन किया उसका वैल्यू है. नेट एसेट का वैल्यू 60 करोड़ है. एनसीआई का वैल्यू दिया है क्या? दिया है? दिया है? नहीं दिया है. अभी एनसीआई का वैल्यू नहीं दिया है तो एक ही चीज हो सकता है, एनसीआई प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा और तुम्हारे पास नेट एसेट का वैल्यू तो है, एनसीआई ढूंढ सकते हो. बराबर है. और ये कुछ रिजर्व्स जो है इसमें ये सब के 90% अपने पास अपने बुक्स में. कितने परसेंट? अपने पास अपने बुक्स में. और 10% एनसीआई के वैल्यू में एडजस्टेड है. 90% मतलब कितना होगा? ये 7.2 करोड़ होगा. फिर इधर 90% मतलब कितना होगा? 3.6 करोड़ होगा. इधर 90% मतलब 2.7 करोड़ होगा और इधर 5.4 करोड़ होगा. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन दी है और अपने को लॉस ऑफ कंट्रोल का एंट्री पास करने को बोलो. करके दो. लॉस ऑफ कंट्रोल का एंट्री, बैंक डेबिट, एनसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ रिटेन किया तो वो डेबिट, टू नेट एसेट, टू गुडविल अगर है तो, बाकी डिफरेंस विल गो टू गेन और लॉस ऑन पीएल ड्यू टू डिस्पोजल. दे सकता है? चलो ये डिफिकल्ट तो नहीं है. पर डिफिकल्ट नहीं है तो फिर लॉस ऑफ कंट्रोल वाला क्वेश्चन है तो कंसल्टेशन में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि तुम उसका डिस्पोजल का तो एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन उसके साथ जब डिस्पोज होता है, जब वो सब्सिडरी डिस्पोज हो जाता है और रिजर्व में कुछ ऐसे रिजर्व है जो ओसीआई में क्रिएट हुए हैं, तो रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल विल देन बी ट्रांसफर्ड. रिसाइकलेबल होगा तो पीएनएल में, नॉन रिसाइकलेबल होगा तो रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व में जाएगा. अब तुम्हें देख के डिसाइड करो. रिसाइकल तुम ही बता दो, रिसाइकलेबल नॉन रिसाइकलेबल. फेयर वैल्यू ओसीआई डेट, रिसाइकलेबल. नेट डिफाइंड बेनिफिट, नॉन रिसाइकलेबल. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ओसीआई, नॉन रिसाइकलेबल. पक्का रिसाइकलेबल? चेक करके बता रहे हो कि मन से बता रहे हो? चेक करके बता रहे हो? हाँ, इनेक्शन है इधर, लास्ट में देख सकता है. चेक करके बताओ. इसी बहाने दिखेगा तो सही. नहीं मालूम किधर है? एनेक्सर में, पीएनएल का एनेक्सर के पीछे 6A 6B करके दिया रहेगा. और पीछे 6B में फर्स्ट आइटम रहेगा. फर्स्ट आइटम रहेगा 6B में.
पेज नंबर नहीं मालूम, 6 से 6 भी कर गया ना। 519 पे देख लो। हाँ, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। 519 अभी भी ढूंढ रहे हैं। 6B फर्स्ट आइटम मिला ना। हेलो, बस एंट्री बताओ, फ्रेमवर्क एंट्री बताओ, और क्या चाहिए। इसका पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। 90% था, 70% 56 करोड़ में बेच दिया, बैलेंस 20% रिटेन किया है। उस बैलेंस 20% का फेयर वैल्यू 16 करोड़ है। यस, नेट एसेट का भी फेयर वैल्यू 60 करोड़ है ऑन द डेट ऑफ सेल। हम अज्यूम करते हैं फेयर वैल्यू सेम एज कैरिंग वैल्यू। कुछ रिजर्व्स है, वो रिजर्व को हमने रिकॉर्ड कर दिया, और हम क्लियरली बोल रहे हैं कि वो जो रिजर्व्स है उसमें से कुछ रिसाइकलेबल है, कुछ रिसाइकलेबल नहीं है। डेट वाला रिसाइकलिंग है, इक्विटी वाला विदाउट रिसाइकलिंग है, नेट डिफाइंड बेनिफिट वाला लॉस जो है वो विदाउट रिसाइकलिंग है, एफसीटीआर विद रिसाइकलिंग। अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम सीएफएस पर्सपेक्टिव ऑल रुपीस इन क्रोर्स, बराबर 18 crores, cash bank 56, investment 16, NCI 6, which is 60 at 10%, to net asset 60, to gain on sale or P&L 80, balancing figure. Adjustment और reserve disposal, recyclable वाला दो है, fair value through OCI, debt reserve, FCTR, ये दोनों का 90% will go to P&L. फिर नॉन रिसाइकलेबल वाला दो है, लेकिन एक लॉस है और एक गेन है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। गेन वाला रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, लॉस वाला रिटेन अर्निंग्स में डेबिट हो। गेटिंग दिस, याद रखोगे ये सब, लिखना चाहोगे, देखो। नेक्स्ट पेज करूं, हो गया इतना। ये लिखना चाहोगे कि डायरेक्ट एंट्री लिखना चाहोगे, ये खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, तुम तो एकदम स्मार्ट हो। यार मैं स्मार्ट बोल रहा हूँ, तुम लोग हंस के ना बोल रहे हो।
नेक्स्ट पेज करो, ऑल ऑफ यू करो क्या? नेक्स्ट पेज करो, हो गया? नेक्स्ट पेज
हो गया? हो गया? ऑल ऑफ यू? ओके, तो क्वेश्चन 19 भी हो गया। आई थिंक अपने क्लास वर्क के काफी क्वेश्चंस हो गए। 20, 19, 18 भी किया, 17 भी किया, 16 भी, 15, 14, क्या बात है, 13 नहीं किया होगा, 12 भी हो गया है, 11 भी, 10 भी, 9 भी, 8 भी, 7, 13 दो ही बाकी है। चलो ठीक है, क्लास वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। वन किधर हुआ है? हेलो, आई कैन अंडरस्टैंड, टाइम होने लगता है तब हो जाता है, व्यूज जाता है, लेकिन ये तो 21 किया, 22 किया, 23, 24, 25, 26 नहीं किया हो, 27 हो गया? 27 हुआ ना? 28 भी हो गया, 29 भी हो गया, 30 तो आज ही किया, 31 भी हो गया, 32 भी हो गया, 33 भी हो गया, 34 भी हो गया, 35 भी हो गया, 36 हो गया, 37 भी हो गया, हाँ, हो गया, 38 नहीं हुआ, 38 पे आओ। आदित्य, 38, बोलो। Should stamp duty paid? हाँ सर, am I audible? हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रहा है सर? क्या बोल रहे हैं? अरे आवाज आ रहा है, तू करना आवाज। Should stamp duty paid on acquisition of land pursuant to a business combination be capitalized to the cost of the asset, or should it be treated as an acquisition related cost and accordingly be expensed off? क्या पे किया है? किस चीज के लिए? भाई लैंड एक्वायर इंडिविजुअली किया है या थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन किया? तो मतलब हमने लैंड को तो अपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ही दिया होगा। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये जो अलग से स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, दिस इज नथिंग बट एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं, वुड बी चार्ज टू पीएनएल। वो लैंड में कैपिटलाइज नहीं होती। हाँ, अगर लैंड में सेपरेटली खरीदता हूँ तो एक्विजिशन एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होता है बेस्ड ऑन इंड AS 16 PP। बट in case of business combination, they are very clear. All acquisition related expenses will be charged to P&L except
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डेट, जो डेट के वैल्यू में से रिड्यूस हो। याद था ना तेरे को, है ना? मेरे को लगा तेरे को याद रहेगा। स्मार्ट, इतना आंसर। अच्छा हाँ, तो प्रेसी भी मेरे से ही कराओगे? खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो प्रेसी भी मैं ही देता हूँ। कर दिया। बस इतना बड़ा नहीं बिछा का, इतना बड़ा नहीं, बस इतना और बस। क्वेश्चन 39। यश पढ़ो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ABC Limited acquires PQR हेलो Limited on तुमने भी हेलो 30th बोलो। June. ABC Limited acquires PQR Limited on 30th June 2001. The asset acquired from PQR Limited include an intangible asset that comprises wireless spectrum license. For this intangible asset, ABC Limited is required to make an additional one-time payment to the regulator in PQR's jurisdiction in order for the rights to be transferred for its use. Whether such additional payment to the regulator is an acquisition related cost. नो, नो, इट इज नॉट एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। तो क्या है वो? है तो कैपिटलाइज करीस है वो। तो क्या पिएगी आज बताओ? क्या मंगाओ? चाय, कॉफी, काला, कुछ मंगाओ तेरे लिए। क्या बोलता है? हाँ, मोगू मोगू पीते हैं ना, मोगू मोगू। भारत माता, मैंने इंटेंजिबल एसेट इंडिविजुअली खरीदा है या इन दी प्रोसेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन खरीदा? ये क्या है? पीक्यूआर के पास वो राइट टू यूज है ही, लेकिन मेरे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए नाम चेंज होएगा कि नहीं? अरे बाबा, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन करेगी तो पुराने वाले के नाम पे सब रखेगी कि अपने नाम पे रखेगी?
तो जब तेरे नाम पे रखेगी तो तेरे नाम पे रखने के लिए कुछ ऐसा ट्रांसफर फीस, ऊपर तूने स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे किया लैंड के लिए? लैंड नहीं खरीद रहे थे तुम, तो बिजनेस खरीद रहे थे। तुम उधर लैंड खरीद रहे थे कि बिजनेस खरीद रहे थे? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बराबर से। हाँ इधर है ही नहीं, है मैडम आज इधर है ही नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या खरीद रहे थे? बिजनेस खरीद रहे थे ना। तो जब तुमने स्टैम्प ड्यूटी पे किया तो मतलब क्या तुम्हारे नाम पे आ गया ना वो लैंड? नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी कोई पे करता है क्या? हेलो, आर यू देयर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, क्या बोलता है? बराबर ना? इतिहास बिजनेस कॉम्बिनेशन किया हमने, उसमें अपने को इंटेंजिबल एसेट मिला, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है तेरे नाम पे ट्रांसफर करने का पैसा, अपने पैसा दिया। ये पैसे को क्या करेगा तेजास? पीसी। हाँ, सर तुम बोल दिया करो कि बस हो गया, टाइम अप है, अब आगे नहीं सुनना चाहते। मेरे साथ मस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का लैंड में स्टैम्प ड्यूटी होता है, लाइसेंस में गवर्नमेंट लेगा फीस। क्या रे, क्या सोच रहे हैं? बोल बोल। क्या सोच के रहा तू? हाँ क्या क्या, बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे अच्छा उंगली करके बता रही हो। भारत माता, भारत माता बढ़ेगी, बोलते नहीं बोलेगी तो। ये पॉइंट डिटेल में कल हमने देखा था। तूने लिखा भी होगा। क्या है, क्या करने का बोल? सब एक्सेप्शन है? क्या है? नहीं चाहिए।
प्रेस ही करता हूं। ये इतना भी तो अनस्टेबल मत हो, प्लीज रुक जा। थैंक यू। बस इतना ही कर, इतना ही कर दिया। ये 40 तो हमने कर दिया ना। वाह, चलो अपने सब हो गए। एक ही कार में नहीं मालूम है, तो ये यही है बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। आज खाली कॉमन मीनिंग इज बिफोर एंड आफ्टर। वो है मेरी इधर से चला जाता है, इधर से। बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन कंट्रोल इज विद दी कॉम्बिनेशन के पहले, कॉम्बिनेशन के बाद कंट्रोल एक ही पार्टी के पास है, वो सेम पार्टी है। तीसरा, चौथा, इसको अपन देखेंगे सेपरेट। अब सेम पार्टी कैसा होता है वो देखने का है। बाबा लिमिटेड क्या हो गया, क्या चल रहा है? आता एक बार ही है ना, आए एक ही बार ना, चलने कितनी बार होंगे, एक बार आना चाहिए बस। हाँ। बाबा लिमिटेड के पास सब्सिडरी है, बराबर बाबा। एक रोजी के नाम से ओपन किया, दूसरा सूजी के नाम से ओपन किया, बराबर है। अब दोनों सब्सिडरी है तो बाबा ऑब्वियसली सीएफएस बनाएगा, रोजी को भी कंसोलिडेट करेगा, सूजी को भी कंसोलिडेट करेगा। अब बाबा ने एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि यार व्हाई नॉट मर्ज रोजी एंड सूजी। व्हाई नॉट रोजी एंड सूजी, याद रखो। बिफोर बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन, now these two are merged and it is तो क्या करूं, सूसी लिखूं?
मजा नहीं आया। एसी के चक्कर में फ्लॉप हुआ तेजस। हाँ, सो अ कंपनी क्रिएटेड मर्ज करके रोजी लिमिटेड, बराबर है। अब मेरे को बताओ ये रोजी लिमिटेड जो कंसीडरेशन देगा वो किसको देगा? रोजी के शेयर होल्डर को, मतलब बाबा को देगा। सूजी का भी कंसीडरेशन किसको देगा? बाबा को देगा। तो मतलब ये रोजी में कंट्रोल किसका चलेगा? पहले रोजी और सूजी में कंट्रोल किसका चला था? बिफोर वॉज बाबा, आफ्टर वॉज बाबा, बाबा ही बाबा, मतलब कॉमन कंट्रोल, सेम पार्टी, बराबर कि नहीं? यस। सेकेंड थिंग कुड बी, बाबा बोला नहीं यार सूजी जमती नहीं है, रोजी अच्छी है, तो बाबा ने ऐसा डील किया कि सूजी गॉट एब्जॉर्ब, रोजी। सो नाउ देयर व्हिच इंक्लूड्स सूजी का भी बिजनेस, बराबर। पहले कंट्रोल किसका था? रोजी पे, सूजी पे। अब जो रोजी, बिगर रोजी विद बिजनेस ऑफ सूजी, कंट्रोल इन द हैंड ऑफ सेम पार्टी व्हिच इज, बराबर है? यस। प्लीज यार थोड़ा टाइम। बाबा ने ऐसा स्ट्रक्चरिंग किया, सूजी का शेयर बाबा ने रोजी को बेच दी, बराबर। बिफोर बाबा के पास कंट्रोल रोजी और सूजी दोनों में था, अब सूजी गई रोजी के पास। नाउ सूजी सब्सिडियरी ऑफ रोजी, कैन आई से नाउ बाबा कंट्रोल सूजी? यस, नो, नो, यस, यस सर। बाबा इज अल्टीमेट पेरेंट, रोजी इज पेरेंट, सूजी इज बच्चू, सब्सिडियरी। अगेन कंट्रोल इज विद दी, क्या बोलेंगे हम, कॉमन कंट्रोल। अभी इधर बाबा लिमिटेड था, इट कुड ऑल्सो बी मिस्टर बाबा, और इट कुड बी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर बाबा एंड फैमिली, still it is same party. So same party could be a single entity, could be a single shareholder, or could be group of shareholder. Single है अपने को टेंशन, ग्रुप है तो अपने को उनसे कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट चाहिए जहां उन लोग बोले कि ये ग्रुप मिलके सब जगह पे डिसाइड। See, group of shareholder deciding together and common shareholder are two different things. Group of shareholder deciding together and common shareholder are two different things. तुम समझ रहे हैं? Tejas and Krishna could be common shareholder in two company. Yes, but they may not decide alike. But Tejas and Baba could be common shareholder in company and they are like hand and glove. तो अपन दोनों मिलके सब जगह पे सब कुछ करेंगे तो कंट्रोल बोल सकते हैं, बट तेजस और कृष्णा के अंदर कंट्रोल ऐसा बोल कॉमन शेयर होल्डर से कंट्रोल नहीं होता है। वही कॉमन शेयर होल्डर मिलकर डिसीजन लेते हैं और उनके बीच में अरेंजमेंट है तो हम बोलते हैं कंट्रोल। समझ में आता है ये? अब कंट्रोल कैसा देखने का और अकाउंटिंग कैसे करने का वो नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।